गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और हम लोग इस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ रहे हैं। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के विषय में पढ़ा। जे थॉमसन्स के मॉडल को पढ़ा, थॉमसन्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के विषय में हमने पढ़ लिया। और इसके प्रीवियस क्लास में हमने निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल के विषय में पढ़ा। निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल के विषय में बच्चों हमने पढ़ा। और इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे जो हमारा एम है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। हमारा एम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्राप्त करना, फाइंड करना। यही उद्देश्य बनाकर इन वैज्ञानिकों ने एटम्स पे क्या किया? अपना वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने पाया कि जो एटम्स होता है, एट लास्ट है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। किसके ज्ञान में? एटम्स के ज्ञान में। कि हमने देखा थॉमसन्स का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, निल्स बोहर मॉडल्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी काम क्या करते हैं, जब सीखते हैं उसमें कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, फिर उसका सुधार करते हैं। एट लास्ट फाइनल वर्क को हम क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। यही होता आ रहा है डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, यही होता आ रहा है कि पहले हम क्या करते हैं? अपने एम को बनाते हैं, फिर उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। वर्क के समय क्या होता है? छोटे मोटे क्या होते हैं? मिस्टेक होते रहते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक क्या है? स्वाभाविक है। और इसी मिस्टेक से हम क्या करते हैं? कुछ आगे करते हैं, उसके विषय में कुछ और अधिक इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो एम हमने बनाया है ना। तो ऐसे ही थॉमसन ने कुछ गलतियां किया, रदरफोर्ड ने कुछ गलतियां किया। फिर निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल्स में भी हमने देखा कुछ मिस्टेक आ गए, कुछ कमियां आ गई, है ना। तो इसमें क्या, निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल्स में हमने देखा था कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए यह क्या है? फॉलो होता है। यदि एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके विषय में, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियाई, टोटल एनर्जी के विषय में यह मॉडल क्या होता है? फेल हो जाता है। ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए यह क्या है? सही है। तो उसी में हमने एग्जाम्पल में इसके पहले वाले क्लास में क्या किया? एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, उसमें हमने हीलियम का एग्जाम्पल दिया था। हीलियम He होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम, फिर लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे क्या होता है?
एटॉमिक नंबर के केस में क्या असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया। इसके विषय में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, उसमें बताया जाएगा। तो हमने एग्जांपल दिया था हीलियम, इसको हमने बोला 2He4। तो हमने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में बताते हैं। क्योंकि जो एटम्स है उसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल होता है, मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो नंबर है वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। दोनों के चार्ज का मान क्या है, सेम है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो यहाँ पर हमने ये मिस्टेक कर दिया कि जैसे हमने कहा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके विषय में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन में यह क्या करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मुक्त करेगा, हटाएगा। और जिस चीज पर क्या होता है 1 प्लस आयन आ जाएगा, हीलियम आयन बोलते हैं, 2He आयन या हीलियम आयन, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते, हीलियम आयन। अब ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, बाहर कर दिया, आउटर मोस्ट सेल से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। और 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की जो भी वेलोसिटी है, रेडियाई है, टोटल एनर्जी है, उसको कौन बता देता है, मीन्स वो हर बता देते हैं। यही बात बताना था कि ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एटम एंड आयंस क्या करते हैं, उनके एटॉमिक रेडियाई, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी को यह नील्स बोर एटॉमिक मॉडल क्या करता है, बता देता है। ठीक है, हो गया बाय मिस्टेक, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, है ना। कि यहाँ पर क्या था, हमने इसको बोल दिया +3 बोल दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि यह इसका एटॉमिक भार है, एटॉमिक वेट है। हमको इलेक्ट्रॉन किससे मिलता है, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर 2 है, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम इज 2। ओके, तो यहां पर 2 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना आपने देखा। और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लिथियम की बात करते तो थोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के वह लिथियम आयन बनाता। बेरिलियम की बात करते तो वह 4 निकाल देता, 3 निकाल देता अपना इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर क्या आएगा, उतना केटायंस, धन आयंस आते हैं। ठीक, तो यह रहा प्रीवियस क्लास की बात, है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आज हमने बोला था कि आप लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम के विषय में बताऊंगा। ठीक है, इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, परमाणु स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं।
जानते हो? जैसे हमने कहा व्हाइट रेस, व्हाइट रेस श्वेत प्रकाश की किरण, बोलते हो श्वेत प्रकाश की किरण। तो वह क्या होता है कि 7 कलरों से मिलकर बना है, ये भी जानते हो आप लोग। विबज्योत, विबज्योत हमने कहा वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। कुल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 कलर क्या होता है? इस व्हाइट रेज में जो सन रेज होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, उसमें क्या है? ये 7 कलर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और आप इसी को क्या बोलते हो? स्पेक्ट्रम बोलते हो। जब हम साधारण प्रकाश को क्या करते हैं? प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, है ना? पासिंग थ्रू आउट टू प्रिज्म, तो हमने क्या देखा? वह 7 अलग अलग कलरों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको आप विबज्योत कहते हैं। ही क्या है? लाइट का स्पेक्ट्रम है। इसी को क्या बोलते हो? लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हो। जैसे हमने इसके पहले बताया था कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है बच्चों? सन है। ये आपका सन है, SUN। ओ कर दोगे तो मीनिंग दूसरा हो जाएगा, सन हो जाएगा। किसी बच्चे के बारे में बात है, सन। वैसे आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो, सन है ना, SUN। यह क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक। और ये आपका अर्थ है, अर्थ और सन, इसको हमने कहा अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप लोगों को जब एनवायरनमेंट पढ़ते हो, एटमॉस्फेयर वातावरण के विषय में बताया जाएगा। तो ये सन होता है और ये क्या होता है? अर्थ होता है। आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? इस सन से मिल रहा है। सन से क्या होता है? मैक्स प्लैंक ने बताया कि जो एनर्जी होती है वह पैकेट के रूप में आती रहती है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कहीं कहीं पर 26 दिया है, कहीं कहीं पर 36 दिया है। और म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस रूप में यह क्या हो रहा है? सन से रेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ से जब आप 12.5 मील 12.5 मील्स का डिस्टेंस फॉलो करोगे, है ना, तो लेयर मिलता है। उसको बोलोगे आप
ट्रोपोस्फियर, ठीक, ट्रोपोस्फियर। फिर आगे बढ़िए, लगभग 31 मील्स जाएंगे तो एक दूसरा स्फीयर आता है, एक ट्रोपोस्फियर हो गया, ठीक। ऐसे ही आगे बढ़िए, तो फिर उसके बाद आता है स्ट्रैटो, क्या बोलते हो, स्ट्रैटोस्फियर। फिर आगे बढ़ोगे तो आएगा आपका मीजोस्फीयर। क्या आता है, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर से ऊपर जाइए, थर्मोस्फीयर। क्या आता है, थर्मोस्फीयर, ओके। और फिर उससे ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फीयर आ जाता है, एक्सोस्फीयर। देख रहे हैं, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां मिल गया आपको। हमने क्या किया, लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे आप लोग जब पूरे होल शरीर, होल बॉडी का क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, तो आप वाली क्या करते हैं, यूनिट सेल की स्टडी करते हो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट सेल से ही क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप से पूरे होल बॉडी, है ना, पूरे शरीर का स्टडी कर लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी संरचना है, कैसा फंक्शंस है, इन सब विषयों पर। आपने देखा कि यह हमारा अर्थ है, और एज ए न्यूक्लियस, और यह क्या है, सन है। तो सन के तरफ भी क्या है, सेल्स हैं, और अर्थ के तरफ भी क्या है, सेल्स हैं। मान सकते हो, निश्चित ऊर्जा स्तर है, जैसे हमने कहा यह ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके ऊपर गए तो स्ट्रैटोस्फियर आ गया, फिर मीजोस्फियर आ गया, फिर थर्मोस्फियर आ गया, फिर एक्सोस्फियर आ गया, लास्ट वाला पॉइंट आ गया। चलो, यदि आप इस पे आ गए तो बाउंड्री पार कर जाओगे, बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यही बात है, देखिए, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक। हमने कहा सबका डिस्टेंस भी क्या है, निर्धारित है, कितने मील्स, जो अर्थ सरफेस है उससे इतना जो डिस्टेंस होता है उसमें क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, उसको ट्रोपोस्फियर बोलोगे। फिर उससे जाओगे अर्थ सरफेस से, इस सरफेस से इसके बीच जितना डिस्टेंस है वो क्या है, एज ए स्ट्रैटोस्फियर बोला जाता है, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओजोन लेयर पाया जाता है, इसके टॉप लेयर पर देखोगे, कोई भी लेयर बनाओगे तो एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल, और किसके बीच का लेयर ये बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप लेयर होता है, यहाँ पर ही क्या होता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। स्ट्रैटोस्फियर के टॉप लेयर पर क्या होता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्टिंग, कवरिंग, कवर, प्रोटेक्शन देता है, ठीक। तो यह हो गया क्या, डिस्टेंस को बांट दिया गया सन से अर्थ तक। हमने कहा सन से जो व्हाइट रेज निकला है उसमें क्या है, 7 कलरों का वह क्या है, मिश्रण है ना, इंक्लूड होते हैं उसमें, विबज्योर आप बोलते हो। अब यही कलर क्या है, वो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं ना, इसकी तीव्रता, उसमें तीव्रता, जैसे यहां से जब वो व्हाइट रेस क्या हुआ,
निकला होगा तो क्या होगा, उसमें फोटॉन कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा रहा होगा, तो फिर उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे जैसे वह अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ता है तो उसमें से फोटॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, जिससे उसकी इंटेंसिटी क्या होता है, घटने लगता है। जो सूर्य से रेज निकलता है, जैसे हमने आवाज कहा, तेज से चिल्लाया, ऐसे तेज से आवाज किया, तो जो पास व्यक्ति खड़ा है उसको क्या होता है, अधिक तेज सुनाई देगा, और जो थोड़ा दूर खड़ा है उसको क्या होगा, उसकी तीव्रता घट जाती है। वहां डिस्टेंस को फॉलो करने में, है ना, उतना डिस्टेंस फॉलो करने में उसकी तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। उसको वहां पर क्या होता है, कम ऑडिबल होगा, है ना, कम, वो आवाज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो पास खड़ा है उसको अधिक तेज सुनाई देगा, जो दूर खड़ा है उसको कम, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी का मान क्या होता है, घट जाता है। वैसे ही लाइट होता है। तो लाइट में क्या होता है, जैसे जैसे हम, यह लाइट प्रकाश जो है यहाँ से चला फोटॉन के रूप में, फोटॉन का पैकेट लेकर चला है, और फोटॉन का पैकेट जैसे जैसे नीचे आता है उसमें से फोटॉन पार्टिकल क्या होते हैं, हर लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी आपको हमने लेयर बताया कि ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मीजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, फिर एक्सोस्फियर है। तो हर स्फीयर में क्या है, एटमॉस्फेयर का यह रूप है। इतने स्फीयर मिलकर एटमॉस्फेयर को बना दिए, और हर स्फीयर में क्या होता है, इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वह तीव्रता क्या होती है, अर्थ पर आते आते कम हो जाती है, इंटेंसिटी घट जाती है लाइट। और हम बाय कैलकुलेशन ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी तीव्रता हमारे लिए आवश्यक है, कितने वेवलेंथ का लाइट। वैसे हम मानते हैं, मान लो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का जो लाइट है वो हमारे लिए क्या है, विजिबल रहता है, हम उसको देख सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो बाय कैलकुलेशन यहाँ पर क्या होता है, मापन होता है, मेजरमेंट होता है। इसके विषय में हमने बताया कि इतना जब हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, तो कौन सा यूजफुल, हार्मफुल होगा, है ना। तो सब मापन के द्वारा हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने कहा, यदि हमको शो करना हुआ तो हमने खूब डार्क दिखा दिया। जो आपका विजुअल है, प्रकाश, व्हाइट प्रकाश में ये इंक्लूड कलर है, इसको हमने खूब डार्क दिखा दिया। अब डार्क दिखाने का मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता ज्यादा है। अब फिर जैसे जैसे वह हर लेयर को क्रॉस करेगा, उसमें से फोटॉन पार्टिकल्स निकलते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे गैस हैं। वह गैसों को क्या करेगा, रेज है, आयनाइज्ड करेगा। जैसा कि हमने देखा था एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वैसे गैस भी हैं जो, वो भी क्या है, उसके छोटे छोटे एटम्स हैं, तो वो उनको इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर वह उसकी एनर्जी व्यय होगी। तो वहां डार्कनेस क्या होता है, हर स्फीयर से क्या करेगा, कम होता रहेगा। दूसरे स्फीयर में एक बहुत कलर्ड हमने कर दिया, उसको दूसरे स्फीयर में आया तो थोड़ा कम रखा, है ना, उसका कलर थोड़ा कम कर दिया, फिर तीसरे में आया कम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, घटता रहता है, हर स्फीयर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट घटता रहता है। और यहाँ पर आते आते क्या होता है, ओनली जितना विजुअल होता है ना, जितना हमारे लिए आवश्यक होता है उतना ही लाइट यहाँ पर पहुंच पाता है। बात समझ रहे हो। हमने कहा जैसे जैसे डार्कनेस दिखाने का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने वायलेट दिखाया, ब्लू दिखाया, ग्रीन दिखाया, इसको खूब डार्क कर दिया, इसमें खूब फोटॉन कण है, फोटॉन पार्टिकल्स है, एच म्यू है।
और जैसे जैसे वो लेयर को क्रॉस कर रहा है वैसे वैसे वो प्रोटॉन पार्टिकल्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका जो ब्राइटनेस है कम होता जा रहा है। तो मतलब क्या होता है, अर्थ पर एक इमेजिन परिकल्पना कर लेते हो कि नहीं इतना ऐसे इसकी इंटेंसिटी के आधार पर उसकी एज ए डार्कनेस को कम कर दिया जाता है ना, कि जितना हमारे लिए आवश्यक है, जिसमें हम अपने आप को सरवाइव रख सके उतना ही लाइट क्या होता है हमारे तक आता है। ठीक, आपने कहा पराबैंगनी किरणों को क्या होता है, वो ओजोन लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रोक देता है, उसको हटा देता है। यदि उतनी इंटेंसिटी की लाइट हमारे शरीर पर पड़ जाए तो फिर सारे सेल्स हमारे डैमेज हो जाएंगे, वह एकदम भेद देगा, है ना, जीवन पॉसिबल नहीं है, इतनी तीव्रता होती है प्रकाश की। एक कैसे है कैलकुलेशंस के बाद। तो एज ए स्ट्रक्चर जैसे हमने कहा इस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर जो दिया गया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, निश्चित एनर्जी लेवल्स बनाए गए जिसे आपने सेल कहा, वैसा ही आपने यहाँ पर भी किया। देखा आपने, इसको आपने कहा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोल दिया मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो हर लेवल की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। इतनी एनर्जी दोगे इसको तो इस लेयर को क्रॉस करेगा, इस लेयर में जाएगा। ये सब बातें बोहर एटॉमिक मॉडल एटम के द्वारा हमने सीखा, है ना। बड़ा एक्सपेरिमेंट ने, छोटे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, बड़े को कंपेयर किया। वैसा ही कुछ बोहर एटॉमिक मॉडल भी करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रहा है, देख रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो घट रहा है, मीन्स यह ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, जिसे उत्सर्जित ऊर्जा, इमिटेड एनर्जी बोलते हो, है ना। अब नीचे से जाना होगा तो उतनी ऊर्जा की मात्रा को लेके जाएगा, जो खाली पैकेट हो गया उसको भरेगा, फिर अपनी एनर्जी ऊर्जा का शोषण करेगा, बढ़ाएगा, तो फिर वह ग्राउंड टू एक्साइटेड में जाएगा, या उतनी एनर्जी को यदि निकालेगा तो एक्साइटेड टू लोअर एनर्जी लेवल भी क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ऊर्जा का शोषण और उत्सर्जन होता रहता है। और जब एटम का स्पेक्ट्रम बनाया गया, नील्स बोहर ने ही देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन को लिया था। तो हाइड्रोजन के एटम्स को उन्होंने बीकर में लिया, उसमें वाइट रेस को क्या कराया, पास कराया। ऐसे ये इसमें क्या थे, हाइड्रोजन के एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स, और इसको थोड़ा उसमें क्या किया, गर्म किया, हीट किया, और वाइट रेस को क्या किया, इसमें इंटर कराया। तो उन्होंने देखा क्या कि जो 7 कलर थे, विजियोर, यही ना होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, उसमें उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, जिसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला उन्होंने, कि यह इनकम्प्लीट है, मीन्स इसका अवशोषण हो गया। इस स्पेक्ट्रम में जैसे इन्होंने जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया उसमें वायलेट है, इंडिगो नहीं है, ग्रीन नहीं है, ऑरेंज नहीं है, उनको ओनली क्या हुआ, वायलेट मिला, ब्लू मिला, येलो मिला, रेड मिला, और बाकी 3 कहाँ चले गए। जब 4 आया तो 3 कहाँ चले गए, 3 जो है इस एटम के द्वारा क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, एज एब्जॉर्ब, उस ऊर्जा की मात्रा को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। और इस इनकम्प्लीट स्पेक्ट्रम को उन्होंने कहा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। एटम्स के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसकी जो छोटे छोटे एटम्स हैं, उन्होंने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया।
और वहां पर क्या हुआ, डार्कनेस आ गया, नहीं, यहाँ वाली इमेजिनरी जिसको आभासी बोलते हो, नहीं आभास कर ये कलर होगा, ये कलर अपीयर नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो भी एटम्स हैं जो उनका स्पेक्ट्रम बनाया गया उसमें आपको डिस्क्रीट टाइप स्पेक्ट्रम उसमें मिलता है, अपूर्ण, कंप्लीट नहीं है। जैसे कंप्लीट रहता तो सातों कलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ इंटेंसिटी कलर की तीव्रता को क्या किया, एटम्स के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ग्राउंड टू एक्साइटेड जाएगा। एक्साइटेड भी जब हो गया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ता है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। वह तुरंत स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करता है, निकालता है, इमिटेट करता है, उत्सर्जित करता है ऊर्जा को, और उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको आप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हो। दो टाइप का स्पेक्ट्रम आप लोगों को पढ़ना, एक होता है अवशोषण, एक होता है उत्सर्जन, है ना, स्पेक्ट्रम। तो आप समझ गए होंगे डिस्क्रीट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम क्यों मिला, जो भी एटम्स हैं उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, डिस्क्रीट टाइप स्पेक्ट्रम होता है। कंप्लीट स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें सातों कलर मिलते हैं। जैसे जैसे एनर्जी लेवल से क्या होता है, हायर एनर्जी टू लोअर आता है, कोई भी रेज आए, इलेक्ट्रॉन आए, तो वह क्या करता है, ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है, फ्री करेगा। इमिटेड एनर्जी जिसे मुक्त ऊर्जा बोलते हो, ओके, उत्सर्जित ऊर्जा कहते हो। और डिस्क्रीट टाइप का इनकम्प्लीट स्पेक्ट्रम जब मिले तो आप उसको बोलोगे यह अपूर्ण स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट टाइप स्पेक्ट्रम है। और ज्यादातर एटम में क्या होता है, डिस्क्रीट टाइप स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं, और वह एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता, उसी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, है ना, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के विषय में सबसे पहला ज्ञान किसने फाइंड किया था, बामर ने, है ना। उनका हम देखेंगे कि उन्होंने किस श्रेणी के स्पेक्ट्रम को अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया। जैसे इन्होंने कहा, आपने निल्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एसेंडिंग ऑर्डर, जैसे जैसे मॉडल क्या हो रहा है, जैसे जैसे मॉडल के बारे में हमने स्टडी करना शुरू किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ गलतियां होते रहे, कुछ मिस्टेक आते रहे, उसको दूर किया गया, फिर नया नया मॉडल आता गया। तो निल्स बोहर ने जो अपना मॉडल्स बताया था, निल्स बोहर का मॉडल्स इसमें भी काम करेगा। जब भी आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम के विषय में पढ़ते हो, है ना, तो उसमें निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल्स काम करता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह एटॉमिक मॉडल ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए फॉलो है, आप सभी लोग जानते हो। ऐसे परमाणु आयन जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वह उसके स्पेक्ट्रम को भी बता देगा, यह निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके, कितना समझ रहे हो आप? समझिएगा मॉडल, निल्स बोहर एटॉमिक मॉडल, इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि यह सेंटर है, सेंटर को इन्होंने कहा यह न्यूक्लियस है, इसे एन से रिप्रेजेंट कर दिया और उसके चारों तरफ क्या बना दिया, डिफरेंट एनर्जी लेवल को बना दिया, उससे उन्होंने कहा सेल है, इनफाइनाइट सेल है। आपने देखा था, यहां इन्होंने बोल दिया ऐसे बढ़ाते जाओगे, है ना, ऐसे इसको बढ़ाते जाओगे, इसकी ऊर्जा का मान क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ न्यूक्लियस और यह क्या है, पहला सेल है, n इक्वल टू 1 बोला तो इसका मतलब यह पहला सेल है, n इक्वल टू 2 बोला तो दूसरा सेल है। सेल मीन्स ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशंस करता है।
n इक्वल टू 3 बोल दिया तो आपको हो गया तीसरा है, n इक्वल टू 4 बोल दिया चौथा है, n इक्वल टू 5 बोल दिया पांचवा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षा में होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निश्चित ऊर्जा स्तर के सेल में घूमता है, चक्रण करता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन नहीं करता। इस बात को रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो यहाँ पर यह हो गया सेंटर में न्यूक्लियस और उसकी चारों तरफ निश्चित ऊर्जा स्तर, जैसे हमने कहा इसका ऊर्जा E1 है, इसका ऊर्जा E2 है, इसका ऊर्जा क्या है E3 है, इसका ऊर्जा E4 है, इसका ऊर्जा E5 है। ठीक है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। हमने बताया कि एनर्जी, टोटल एनर्जी का मान किसमें निकाला गया था, इन नेगेटिव। आप लोगों को याद होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज है। फिर इन 1924 कौन आता है बच्चों, डी ब्रोगली आते हैं, डी ब्रोगली। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया था कि जो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेल में है, एटम के सेल में। अभी तक आपने यही पढ़ा, एटम के सेल में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने देखा कि इसका जो मास है बहुत कम है, होता है। हमने बताया भी था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है दुनिया का सबसे छोटा मास है, कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। माइक्रो पार्टिकल्स और इसका वेलोसिटी जो है क्या है, तीव्र है, 2.16 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। चलिए फिलहाल आप लोग समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया, जब मैक्स प्लैंक थियरी आया कि जो प्रकाश के लिए उन्होंने बताया था, लाइट के लिए बताया था, क्या बताया था, E = h²। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, v क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। उसी बेसिस पर इन्होंने भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल्स है, इसका क्या है, मास बहुत ही छोटा है और वेलोसिटी बहुत ही अधिक है। वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करोगे तो उसका वेलोसिटी निकल आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या है, ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन के अंदर ड्यूअल नेचर पाया जाता है। इस बेसिस पर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने कह दिया, डी ब्रोगली ने कहा, क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर ड्यूअल नेचर है, द्वैतिक प्रकृति बोला। यह दो नेचर को शो करता है, यह पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, कण और तरंग दोनों के गुण को जो रिप्रेजेंट करे, शो करे, उसी को उन्होंने बोल दिया है ड्यूअल नेचर।
क्योंकि यह इसका माइक्रो पार्टिकल्स है, इसका वेलोसिटी बहुत ही अधिक है और मास क्या है, बहुत कम है। इस बेसिस पर उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में बोला कि यह जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होता है कि ड्यूअल नेचर पाया जाता है। यह पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। वेव के विषय में आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। किसी भी मीडियम माध्यम में क्या होता है, जब कोई हलचल उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर क्या बनता है, वेव, तरंगी बनती हैं। जैसे हमने शांत जल में क्या है, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंक दिया तो वहां एक माध्यम हो गया। माध्यम में आप लोग एयर पढ़ते हो, है ना, वाटर पढ़ते हो, कांच पढ़ते हो, ग्लास, ये मीडियम होता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम। तो माध्यम मीडियम, और जहाँ पर निर्वात है वहाँ कोई भी माध्यम मीडियम नहीं है ना। वहाँ पर चाहे जितना चिल्ला लो, चाहे जितना बोल लो, यहाँ से वहाँ आवाज नहीं जाएगा, है ना। मीडियम माध्यम में है, क्या है, पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे कण हैं, उनमें क्या होता है, कंपन होता है, वेव बनते हैं। तो वेव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस में ऐसे इस प्रकार से आपने बनाया होगा, है। इसको बोल दिया, क्या हो गया, यह टॉप, यह क्या है, मध्यमान स्थिति है, मीडियम कंडीशन। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस में किसी धागे से किसी पेंडुलम को क्या किया, ऐसे गोले को लटका दिया, या उसका मीडियम कंडीशन। उसको एक साइड ले जाके छोड़ दो तो एक साइड मैक्सिमम इधर जाएगा, फिर दूसरे उसकी लेफ्ट साइड में उतना जाएगा। ऐसे ऐसे क्या होता है, उसमें कंपन होता है, दोलनी गति करते हो। यहाँ पर कंपनिक गति की बात करोगे, वेव में कंपन होता है। इसमें क्या होता है, श्रृंग और गर्त के रूप में पढ़े होंगे आप लोग, टॉप पोजीशन पर है और ये क्या है, अपने बिलो पोजीशंस पर है, या दूसरा साइड है, या पहला साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, जो भी कर लो, ये पार्टिकल्स होता है। अपने एक साइड में क्या किया, अधिकतम दूरी तक गया, फिर क्या हुआ, वहां से टर्न होता है, फिर अपने मध्यमान स्थिति में आता है, फिर दूसरे साइड में क्या करता है, मैक्सिमा से जाता है, फिर अपने मीडियम कंडीशन में आकर रुक जाता है। ऐसा ही होता रहता है, वाइब्रेशन होता रहता है, पार्टिकल्स ऐसे ही वाइब्रेट होते रहते हैं, है ना, पास आएंगे, दूर होंगे, ऐसा प्रक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या है, यह टॉप पोजीशन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, वेवलेंथ बोलते हो। या यह बिलो पोजीशन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो, वेवलेंथ बोलते हो। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी देखते हो, वेवलेंथ देखते हो, वेलोसिटी देखते हो, है ना। इन सब विषयों पर बताया गया होगा। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना, एक सेकेंड में कोई भी कंपन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु जितने क्या करता है, कंपन कर लेता है, जितनी बार वाइब्रेट हो लेता है। अब वो सब बातें आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक ना। वेवलेंथ है अपने आवर्त काल में, है ना, एक पूरा क्या होता है, कंपन कंप्लीट करने में वह मैक्सिमम कितना डिस्टेंस चलता है, वही क्या होता है, वेवलेंथ होता है ना। एक पूरे आवर्त काल में पूरा कंपन करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हो, आवर्त काल बोलते हो। संबंध पढ़े होंगे, v = n लैम्डा निकाले होंगे, है ना। लैम्डा क्या है, लैम्डा को वेवलेंथ बोलते हैं, इसको लैम्डा के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर वेवलेंथ है, और यहाँ पर यदि सेल में देखोगे तो वही क्या हो जाता है, सेल नंबर हो जाता है। तो इन सब विषयों पर आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे हमने कहा कि जो प्रकाश की किरणें हैं उसमें क्या होता है, 7 कलरों का सम्मिलित रूप होता है। तो उसमें v = n लैम्डा के आधार पर हम कहते हैं कि जिसका
तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ अधिक होगा, उसका वेलोसिटी अधिक होगा, इसी बेसिस पर कहते हैं। रेड प्रकाश क्या हुआ, उसकी वेवलेंथ का मान क्या होता है, अधिक होता है, अधिक वेलोसिटी से वह क्या होता है, पृथ्वी पर आ जाता है। जबकि क्या होता है कि ब्लू कलर जो होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, उसका वेलोसिटी जो है, वेग जो होता है वह कम होता है। कम होने के कारण वह माध्यम के कणों से क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है, फैल जाता है, प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण उसका फैलाव होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सारी प्रक्रियाएं आप लोग पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर हम डी ब्रागली क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वह माइक्रो पार्टिकल्स है, वह वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को क्या करेगा, शो करेगा। और उसी समय उन्होंने दो इक्वेशन लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुने होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उस समय एनर्जी के लिए यह फार्मूला दिया था E=mc²। मास को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का यह फार्मूला आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन इक्वेशन बोला गया, E=mc²। और उसी समय मैक्स प्लैंक देखिएगा, मैक्स प्लैंक थियरी आता है, इसमें इक्वल टू h म्यू बोला गया है ना, इक्वल टू h म्यू यह बोला गया किसके द्वारा, मैक्स प्लैंक के द्वारा या आइंस्टीन के द्वारा। तो इसको हम यदि इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि h म्यू इक्वल टू mc² लिख सकते हो। समीकरण 1 और 2 का क्या करते हैं, कंपेयर करते, तुलना करते हैं। और h म्यू E बराबर mc² है, E इक्वल टू h म्यू स्क्वायर है। डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों समीकरण को एक साथ ले लिया और इन्होंने बोल दिया h म्यू इक्वल टू mc²। और प्लैंक ने क्या किया था, इस म्यू को बोला h इक्वल टू c/λ बोला था, है ना। एक प्रकाश के लिए निकाले थे, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दिए, है ना। तो c/λ mc², ठीक है। c से कैंसिल हो गया, ये मिला क्या, 1/λ इक्वल टू mc/h मिला इनको, mc/h। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और उस बेसिस पर इन्होंने यह बोल दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू h/mc लिख सकते हो। और इस बेसिस पर उन्होंने लैम्डा का मान निकाला था। h का मान आप सभी लोग जानते हो, 6.636 × 10⁻34 जूल सेकेंड। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 × 10⁻31। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप निकालोगे, इसका मान रखोगे तो वेवलेंथ का मान आ जाएगा। यह किसके लिए बताया, जब वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव नेचर को शो करता है। तो उसके लिए उन्होंने जो लैम्डा है उसका वेवलेंथ निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इस सूत्र को अप्लाई किया। और इसी को जब वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv बोल दिया, mv। और इसमें इन्होंने यह बोला, लैम्डा क्या है, यह जब पार्टिकल नेचर को शो करेगा। लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या बोला जाता है, समवेग बोला जाता है। और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा लैम्डा इक्वल टू h/p।
यह फार्मूला किसने दिया? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने इसको फाइंड किया था और इसीलिए इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम? दोनों का कंपेयर कर दो, फिर मान रख दो, है ना। म्यू सी बाय लैम्डा, सी सी से कैंसिल हो गया, एम सी बचा, एम सी 1 बाय लैम्डा या एच बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी, इसलिए 1 बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी बाय एच और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये सब बातें आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, घबराइएगा नहीं, सब आएगा ये सब टर्म, है ना, पहले से ही पढ़ के आप लोग समझे रखो। ठीक, डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली का समीकरण, जिसमें उन्होंने बताया कि जो माइक्रो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को प्रदर्शित करता है, दोनों गुण पाए जाते हैं। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बोला? डी ब्रॉगली ने बोला और एक समीकरण प्राप्त किया जिसे डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, जो आपको अभी हमने दिखाया। ओके, तो फिर क्या हुआ? आगे चल रहा है स्पेक्ट्रम में। आप लोग समझ गए कि डिस्क्रीट टाइप स्पेक्ट्रम फाइंड होता है किसमें? एटम में। इसको निल्स बोहर ने देख लिया हाइड्रोजन एटम को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करके, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? जैसे यह इन्होंने बता दिया, कौन बताया था? निल्स बोहर ने, कि यह सेंटर पार्ट है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके चारों तरफ क्या है? विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे उन्होंने स्टेशनरी एनर्जी लेवल की संज्ञा दी, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व मोशंस करता है तो क्या होता है? एनर्जी को वह न तो एनर्जी का वह क्या करता है? उत्सर्जन नहीं करता और एटम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बेसिस पर इन्होंने बोला कि जैसे यह पहली कक्षा है, इसको 1 बोलोगे, पहला सेल। यह दूसरा सेल है, इसको तीसरा बोल दिया, इसको चौथा बोल दिया, ऐसे ही सेल बना दिए, है ना। 5वां 6वां इनफाइनाइट कर दिया। ठीक, और उस बेसिस पर उन्होंने स्पेक्ट्रम, बामर ने जो था स्पेक्ट्रम फाइंड किया, जिसे उन्होंने श्रेणी की संज्ञा दी या सीरीज है। जो जो वैज्ञानिक आए इस स्पेक्ट्रम से संबंधित स्टडी के आधार पर उन्होंने श्रेणी को फाइंड किया, प्राप्त किया, इसी ऊर्जा के अवशोषण उत्सर्जन के बेसिस पर ही, है ना, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? एक्साइटेड में जाएगा। एक्साइटेड से वह क्या होता है? मोर एनर्जी उसके पास है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। वह क्या करता है? पुनः उस एनर्जी का परित्याग करता है, उसको इमिटेड करता है, उत्सर्जित करता है, फिर अपने ग्राउंड लेवल में आता है। तो इसमें हम जैसे कहे यह आपका E1 है और यह क्या है? E5 लेवल में, E4 लेवल में इंटर कर गया तो कितनी ऊर्जा लगी होगी? तो आप कहते हो E5 माइनस E1, है ना, इक्वल टू डेल्टा E एनर्जी उसको चाहिए। कहां से कहां जाने के लिए? अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो वहां पर हम क्या करेंगे? स्पेक्ट्रम है तो प्रकाश के लिए, है ना, या एटम है, एटम के स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम डेल्टा E का मान निकालेंगे। उसके आधार पर वेवलेंथ की गणना करेंगे कि किस श्रेणी से आने पर वेवलेंथ अधिक होता है, वेवलेंथ का मान अधिक होता है, किस श्रेणी से आने पर वेवलेंथ का मान कम होता है। उनको उस समय जो स्पेक्ट्रम पर स्टडी कर रहे थे डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर कई श्रेणियां मिली और उन्हीं के नाम पर उसका वेवलेंथ निकालने का फार्मूला भी हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, देखिएगा। तो स्पेक्ट्रम तो समझ गए आप लोग, स्पेक्ट्रम क्या होता है?
कोई भी व्हाइट रेस है वह क्या होता है, 7 कलरों का समूह होता है, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हो आप लोग। जिसे भी प्योर की संज्ञा उसमें डिस्क्रीट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्क्रीट टाइप स्पेक्ट्रम मीन्स कुछ स्पेक्ट्रम के कलर अपीयर होते हैं, कुछ डिसअपीयर हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम जो मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, इनकम्प्लीट स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। उसी बेसिस पर देखिए क्या हुआ, स्पेक्ट्रम को सीरीज में डिवाइड किया गया। जो स्पेक्ट्रम होता है उस बेसिस पर बनाया गया। जैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम का समूह लिया और उसको श्रेणी में विभाजित कर दिया। पहला श्रेणी आता है लाइमन सीरीज बोलते हो, जिसको किसने प्राप्त किया, लाइमन ने ही फाइंड किया था। फिर बाल्मर सीरीज, कहीं को MER दिया है, कहीं MAR दिया है, बाल्मर पास्कल लाइमन बामर पास्कल है, पास्कल सीरीज अच्छा से लिखा है, लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रेणियां प्राप्त की गई, है ना। स्पेक्ट्रम की श्रेणियां फाइंड की गई, स्पेक्ट्रम बनाए गए कि इस वेव इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसकी तीव्रता कैसी होगी, उसका वेवलेंथ कैसा होगा, ठीक। तो पहला आता है लाइमन श्रेणी। पढ़िए, एक ठोस श्रेणी बता रहे हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन LYMAN, लाइमन सीरीज, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एनर्जी लेवल बना दिया। अपने एक्सपेरिमेंट में लाइमन ने क्या किया, डिफरेंट एनर्जी लेवल बना दिया। डिफरेंट एनर्जी लेवल का मतलब डिफरेंट ऊर्जा के सेल को देखा, लिया, जिसकी ऊर्जा क्या थी, डिफरेंट थी। हमने कहा यहाँ पर यह n=1 है, मीन्स पहला सेल है, n=2 है, मीन्स दूसरा सेल है, n=3 है, तीसरा सेल है, n=4 है, चौथा सेल है, n=5 है, पांचवा सेल है, n=6 है, यह छठा सेल है। बात समझ रहे हो, सेल ले लिया, है ना, ऊर्जा स्तर बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या कराया कि एनर्जी को क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वह क्या किया, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वह क्या किया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। सपोज दैट आपने कहा 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह जिसके पास एनर्जी अधिक होता है इलेक्ट्रॉन, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अपनी स्टेबिलिटी, स्थायित्व को बनाए रखने के लिए वह क्या करता है, अपनी एनर्जी को कम करता है। कम करने के साथ साथ वह क्या करेगा, हायर एनर्जी टू लोअर आएगा। हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आ रहा है, किसमें, N6 से इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर गया, 1 में, या N5 से 1 में आ गया, N4 से एनर्जी किसमें का उत्सर्जन हो रहा है, N1 में आ रहा है। N3 से भी क्या होगा, N1 में आ सकता है, N2 से भी N1 में आ सकता है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, ऊर्जा का क्या करे,
ऊर्जा को फ्री करे, मुक्त करे, और अपने हायर लेवल से क्या करता है, ग्राउंड लेवल में आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि हमने भी जस्ट बताया मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, ये प्रक्रिया होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कहीं से भी इनफाइनाइट से वह इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यदि वह पहले सेल में इंटर कर रहा है तो ऊर्जा की जो मात्रा वह क्या करेगा, मुक्त करेगा। उसको आपने कहा कि डेल्टा E इक्वल टू अंतिम सेल की एनर्जी E, मान लो यहाँ पर 6 है, E6 कहाँ आ रहा है, E1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो डेल्टा E का मान क्या होता है, E6 माइनस E1 होता है, सभी लोग जानते हो। बोहर साहब ने भी ऐसा ही कहा था, ठीक, कि हायर टू लोअर आता है या लोअर टू हायर जाता है तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को क्या करता है, विमुक्त करता है, मुक्त करता है। और प्लैंक ने बताया इस ऊर्जा का मान कितना है, जो उत्सर्जित और शोषित ऊर्जा का मान होता है उसका मान उन्होंने निर्धारित किया था h म्यू लाइट के लिए। उसी को यहाँ पर लगाया गया कि यह तो h म्यू है, h म्यू का मान इसी को उन्होंने बोल दिया। और यहाँ पर जो E6 की एनर्जी है और E1 की एनर्जी है, हमने इसके पहले एक फार्मूला भी डिराइव किया था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जिस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका मान आया था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में आया था 1.13.6 मल्टीप्लाइड विथ Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, यह मान आया था। तो पहले आप लोग देख लिए, क्या देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी भी ऊर्जा स्तर से यदि पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो उसको क्या बोलोगे, लाइमन श्रेणी बोलोगे। यह लाइमन श्रेणी है, इसको लाइमन ने फाइंड किया था। किसी भी ऊर्जा स्तर से आए वो पहले श्रेणी में आए तो उसे हम लाइमन श्रेणी बोलते हैं, ठीक। यह स्पेक्ट्रम की प्राप्त श्रेणियां हैं। जो स्पेक्ट्रम जो रेज होते हैं वो इंटेंसिटी के आधार पर उनको श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है ना। श्वेत प्रकाश की किरण को क्या करते हो, डिफरेंट श्रेणियों में आपने डिवाइड कर दिया, स्पेक्ट्रम फाइंड। तो इसको लाइमन ने बताया था कि कहीं किसी भी ऊर्जा स्तर से यदि वह पहले में इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वह क्या देगा, लाइमन श्रेणी देगा। और उसके डेल्टा E का मान क्या होगा, फाइनल एनर्जी जैसे क्या करोगे, इनिशियल एनर्जी को जब माइनस करोगे तो जितना एनर्जी का अंतर आता है वही क्या होता है, मुक्त ऊर्जा, उतना ही वह एनर्जी को क्या करता है, इमिटेट करता है, उत्सर्जित करता है। ओके, इतना बात समझा आपने। तो इसको लाइमन श्रेणी, अब इसके लिए उन्होंने फार्मूला डिराइव कर लिया। यही फार्मूला सब श्रेणी पर आएगा। लाइमन श्रेणी, कहीं से इलेक्ट्रॉन यदि पहली सेल में आ रहा है तो उसको आप लाइमन श्रेणी कहोगे। और इस श्रेणी का जो प्रकाश मिलता है उसका इंटेंसिटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, बहुत हाई होगा, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी तीव्रता होती है। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेस, UVA, यूवी लाइट बोलते हो, हाँ यूवी रेस बोलते हो, अल्ट्रा वायलेट रेस, तो वह लाइमन श्रेणी में आता है, वह नॉन विजिबल होता है। ओके, पराबैंगनी किरण तो कहीं से भी आ रहा है, वह पहले में आया तो उसको लाइमन कहोगे। इसी प्रकार जो दूसरा श्रेणी है N2, ये N1 है और यह N2 है। तो कहीं से 3 से आए दूसरे में आए, 4 से आए दूसरे में आए, 5 से आए दूसरे सेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 6 से आए दूसरे सेल में आए, तो उसको आपने क्या बोला, बामर, बामर।
सीरीज बोल दिया, यह बामर श्रेणी है। कहीं से भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आ रहा है, तीसरे से किस में आ सकता है, चौथे से तीसरे में आ सकता है, पांचवें से तीसरे में आ सकता है, छठे से तीसरे में आ सकता है, इनफाइनाइट से तीसरे में, उसको पास्कन बोला गया। पास्कन, यह क्या है, पास्कन सीरीज, ठीक। डिफरेंट श्रेणियां फाइंड की गई, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी आ रहा है, चौथे श्रेणी में है, चौथे एनर्जी लेवल में यदि इंटर कर रहा है, चौथे में किससे आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, छठवें से आ सकता है, सातवें से आ सकता है, आठवें से आ सकता है, इनफाइनाइट से किस में आए, चौथे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो उसको ब्रैकेट सीरीज बोला है ना, श्रेणी की संज्ञा दी। फिर उसके बाद आता है कुंड, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक। सीरीज उस प्रकाश की इंटेंसिटी के आधार पर उसको विभिन्न श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। लाइमन ने बोला कहीं से इलेक्ट्रॉन आए वह पहले सेल में आना चाहिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए दूसरे सेल में आना चाहिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तीसरे सेल में आना चाहिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है चौथे सेल में आना चाहिए। कहीं से मतलब चौथे के ऊपर क्या है, पांचवा है एनर्जी लेवल, तो पांचवे से चौथे में आ रहा है, ऊर्जा की निश्चित मात्रा को मुक्त करेगा, ठीक है। छठे से चौथे में आ रहा है, फिर उसी प्रकार ये पांचवें में आए इलेक्ट्रॉन, तो वह कुंड श्रेणी। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला फाइंड किया और उसी बेसिस पर हम किसी भी रेज, जो प्रकाश का रेज है वो क्या है, उसका वेवलेंथ फाइंड करते हैं, लैम्डा का मान निकालते हैं। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी श्रेणी होगी, विजुअल होगी, नॉन विजुअल होगी। बामर श्रेणी से क्या होता है, विजुअल मिलता है ना, लाइमन विजुअल नहीं है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास जब आपका वेवलेंथ आता है तो वो विजुअल होता है, और उसके नीचे का क्या है, नॉन विजुअल, इंटेंसिटी ज्यादा होगा। देखिए तो फार्मूला क्या है, इन्होंने बताया ऊर्जा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आपका क्या बोलते हो, हाई एनर्जी लेवल है ना, H में से लो एनर्जी लेवल को माइनस कर देते हो। हाई एनर्जी लेवल से हम क्या करते हैं, लो एनर्जी लेवल को माइनस करते हैं, जो डेल्टा E आता है वही क्या होता है, उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस डेल्टा E है ना। तो यहाँ पर डेल्टा E का मान मैक्स प्लैंक ने बताया था, डी ब्रॉगली ने भी बताया इलेक्ट्रॉन के केस में, और मैक्स प्लैंक ने प्रकाश के केस में बताया था, है ना। प्रकाश के लिए कितना होना चाहिए, hν इक्वल टू EH माइनस EL। H क्या है, हाई एनर्जी लेवल एंड लो एनर्जी लेवल, ठीक। और इसी को बोल दिया गया C बाई लैम्डा, है ना, C बाई लैम्डा, और इक्वल टू EH माइनस EL, और इसको 1 बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं EH, और हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा E, है ना, क्योंकि डेल्टा E इक्वल टू SC हो जाएगा, SC। और ऐसे ही क्या करते हैं, लैम्डा का मान कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू SC अपॉन डेल्टा E, डेल्टा E अंतर हो जाता है। तो देखिए कैसे निकाला गया यह समीकरण,
तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या किया था, टोटल एनर्जी का फार्मूला फाइंड किया था। याद होगा आप लोगों को, बोहर एटॉमिक मॉडल में कैसे आया था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमने टोटल किया तो आया था इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आया था, -13.6 Z² अपॉन n²। यह आया था किसी भी एनर्जी, किसी भी ऊर्जा स्तर की एनर्जी जब निकालोगे तो इतना आएगा। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लाइमन श्रेणी का प्रकाश लाइट मिला आपको। लाइमन सीरीज में जो लाइट है उसके बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हो। सपोज दैट मान लिया हमने, कोई भी श्रेणी ले लोगे तो यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, यह बोल दिया E2 माइनस E1। ये देख के आप लोग क्या समझ लोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है E2 दूसरी ऊर्जा स्तर से क्या हो रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में क्या होता है, इंटर करता है, ठीक है। तो डेल्टा E इक्वल टू आपने लिख दिया E2 माइनस E1। तो यहाँ पर E2 का मान कितना है, -13.6 मल्टीप्लाइड विथ Z² अपॉन n²। Z² और फिर इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस फिर E1 की एनर्जी भी उतना ही होगा, इसके इक्वल होता है, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका पहला E2 की एनर्जी, जिसमें क्या होता है कि यहाँ N2 होगा, है ना। हाइड्रोजन के लिए देखा गया, हल्की गैस को लिया गया, इसलिए Z इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। Z दोनों में 1 हो जाएगा, उसमें भी आप देखोगे 1 हो जाएगा। या Z को क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर, यह क्या है, नंबर ऑफ सेल है, तो यह दूसरा सेल है, यह एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब दूसरे की E1 का एनर्जी कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आप लोग कर लोगे, कुछ नहीं है। तो डेल्टा E आपको निकालना है, ठीक। आपने कहा -13.6 कर दिया मल्टीप्लाइड विथ Z² अपॉन n² बोल दिया, ठीक है। यह E2 की एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी, क्योंकि इसका मान आपने यहाँ पर निकाला है और माइनस कर रहे हो इसमें से इसकी एनर्जी को, तो इसका भी मान हो जाएगा 13.6, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको रखोगे तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है एनर्जी, है ना। तो जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरिएबल है, चेंज होते रहते हैं, उसको हमने क्या किया था, अलग किया था। याद होगा आप लोग, पीछे वाला से क्वेश्चन देखिएगा, उसी का मान यहाँ पर रख दिया। और Z² n² वेरिएबल है, ये हो गया आपका Z² अपॉन n²। यहाँ n किसका है, पहले सेल का है, यहाँ n2 दूसरे सेल का है। हमने बोला n1 मींस पहला सेल, n इक्वल टू 2 मींस दूसरा सेल, तो इसको हमने n2 और इसको n1 के द्वारा क्या किया, रिप्रेजेंट किया। यह माइनस में हो गया, यह क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, देखो एक ही गैस के लिए किया गया तो आप Z² को कॉमन ले सकते हो, 13.6 को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इक्वल मान है। तो डेल्टा E इक्वल टू उत्सर्जित ऊष्मा जो इमिटेड करेगा, हायर टू लोअर आने में एनर्जी की मात्रा को मुक्त करेगा, आप उसको डेल्टा E बोल रहे हो। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसमें इसको कॉमन ले लिया तो यह हो गया माइनस, ऐसे पहले लिख लो इसको 13.6 Z², हमने इसको बाहर कर लिया, ठीक। तो बचा क्या, 1 and 2 इन माइनस
ये माइनस में है इसलिए माइनस में रहेगा, ठीक है, इसको बाहर कर लिया, प्लस ये प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस, 1/(n1) स्क्वायर है, ये मान बचा। आपने क्या किया, एक ही गैस को लिया, उसके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल से डिफरेंट सेल में मोशन कर रहे हैं, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर आ रहे हैं, तो वहां पर जेड का मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एक ही गैस के लिए जब लेते हो, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सबके लिए वही होगा, बस सेल बदलता कौन है, इलेक्ट्रॉन बदलता है, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम कैसे और अच्छे से लिख सकते हैं, लिख दो और अच्छे से, इसको लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा E इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर, ये आपका क्या है, कॉमन है, जो दोनों में रहता है उसको बाहर कर लेते हो, 1/(n1) स्क्वायर माइनस 1/(n2) स्क्वायर, बदल गया, ये समीकरण मिले। डेल्टा E इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/(n1) स्क्वायर माइनस 1/(n2) स्क्वायर, बस उस एनर्जी की गणना कर लोगे आप लोग। जेड का मान हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, तो आप लोग इसका मान रखोगे, n1 के जगह पर 1 रखोगे, n2 की जगह पर क्या रखोगे, 2 3 4, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो डेल्टा E के मान को बता देगा। ओके, बात समझ में आ रहा है। और इसी एनर्जी को जब प्लैंक कांस्टेंट के रूप में लिखोगे, वेवलेंथ की गणना करनी हो, ये तो एनर्जी की गणना कर लिए, अब वेवलेंथ आपको निकालना हो, तब क्या करोगे, ठीक है, यह किस श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए। ऐसे ही बामर रहता तो यहाँ पर n1 की जगह पर n2 हो जाता, और n2 के जगह पर 2 में 3 से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है, वो बामर से। फास्कन के लिए n1 की जगह पर आप 3 रखोगे, क्योंकि तीसरे में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, किससे आ रहा है, चौथे से आ रहा है, पांचवें से आ रहा है, छठे से आ रहा है, कोई दिक्कत, कितनी ऊर्जा की मात्रा को क्या करेगा, मुक्त करेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप क्या करोगे, एनर्जी को कैलकुलेट कर लोगे, किसी भी श्रेणी से आए। श्रेणी के बारे में बताया, जो श्रेणी जिसने प्राप्त किया उसी के नाम पर उस श्रेणी का नाम हो गया, लाइमन श्रेणी, बामर से सीरीज, पास्कन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक। इसमें आपका विजुअल, फार इंफ्रारेड लाइट्स आते रहते हैं, ठीक। अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब जब आप लोग वेव्स पढ़ते हो तो उस समय बताया जाएगा, किसका वेवलेंथ कितना होता है, उसके बेसिस पर किसको बोला गया यूवी रेज, है ना, किसको बोला गया विजुअल रेज, किसको बोला गया इंफ्रारेड रेज, किसको बोला गया फार इंफ्रारेड रेज, है ना, फार इंफ्रारेड रेज। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं आप लोग पढ़ते हो जब आप लोग वेव के बारे में पढ़ोगे। अब उस डेल्टा E का मान आपने क्या किया, यहाँ पर निकाल दिया। ओके बच्चों, इतना लाइमन श्रेणी पर आपने देखा, एक बामर रहता तो यहाँ पर बस n की जगह 1 रख रहे हो, वहां 2 हो जाता। अब कहां से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, उसका मान वहां पर रखते, 1/3 का स्क्वायर करते, यानी 1/9 हो जाता है ना। यहाँ 1/1 का स्क्वायर करोगे तो बामर, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ना, 1/1 का स्क्वायर करोगे तो लाइमन, 1/2 का बामर, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो पास्कन, ऐसे आता है, ठीक है। आगे चल रहे, अब देखो वेवलेंथ के रूप में इसको कैसे फाइंड करते हो, वेवलेंथ। अब इसी ऊर्जा को इसने बोल दिया यह पैकेट के रूप में आ रहा है, h म्यू के रूप में आ रहा है, और यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया था ऊर्जा का मान -13.6, वो सॉरी प्लस में हो गया था, जेड स्क्वायर
1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बस n1 का मान यदि 1 है तो लाइमन श्रेणी, 2 है तो बामर श्रेणी, 3 है तो पासकन, 4 है तो ब्रैकेट, 5 है तो कुंड, जो भी है आप इसी के आधार पर श्रेणी को निर्धारित करते हो। किस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कितनी ऊर्जा की मान को वह क्या करेगा, मुक्त करेगा, उत्सर्जित करेगा, वह डेल्टा ई से निकाल लेते हो। अब हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा के रेस का वेवलेंथ निकालते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है और क्या होता है, वेव नेचर पाया जाता है। तो वेव की कंडीशन में क्या करोगे, और यह भी बताया गया कि ट्रांजिशन जितना अधिक होगा, डेल्टा ई का मान जितना अधिक होगा, लैम्डा का मान, वेवलेंथ का मान उतना ही कम होता है। ट्रांजिशन उत्सर्जित मुक्त ऊष्मा या मुक्त ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, डेल्टा एल का मान, वेवलेंथ लैम्डा का मान क्या होता है, उतना कम होता है। भाई फार्मूला आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इतना आपने देखा। अब इसी को हमने कह दिया एस सी लैम्डा बोल दिया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। कोई भी एटम हो उसका जब भी स्पेक्ट्रम फाइंड, उसका जब भी एनर्जी फाइंड करते हो तो जेड की जगह पर उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। हमने हाइड्रोजन लिया इसलिए 1 यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे तो 1 स्क्वायर हो जाता है। ओके, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, अब n2 की जगह पर क्या रखोगे, जहां से इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में आ रहा है, पहली ऊर्जा स्तर में आ रहा है, दूसरी ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तीसरी ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो जहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसका क्या रखते हो, सेल संख्या रख देते हो। किस सेल से किस सेल में आ रहा है, जिस सेल में आता है n1 की जगह पर रखा जाता है, जिस सेल से आता है n2 की जगह पर रखते हो। अब इसी को 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आप क्या बोलोगे, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एस सी। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और जेड स्क्वायर क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है। इसको 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बोलोगे। अब लैम्डा का मान निकाल लोगे, 1 बाई लैम्डा निकाल लिया आपने, तो लैम्डा का मान क्या करोगे, निकाल लोगे। और इसी मान को यदि आपने रख दिया इतने मान को, तो एक कांस्टेंट मिलता है जिसको बताया जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर बोलोगे। आर जेड स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 1 n स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये क्या होता है, आर रीडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, रीडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। इसका मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है। रीडबर्ग कांस्टेंट का मान क्या है, फिक्स है। शायद जब भी हम देखिए इसमें क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6 पॉइंट, कहीं पर 636 दिया है, कहीं पर 626 दिया है, इंटू 10 के पावर माइनस 34। यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट का मान रखेंगे, इससे भाग देंगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट का मान आता है। आर से रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मान कितना आता है, लगभग आता है आपका 109 737 10737 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर करके आता है, ठीक है। उसका मान दिया रहता है, डोंट वरी, जो कांस्टेंट है उसका मान क्या होता है, दिया रहता है। बस आपको क्या करना है, निकाल लोगे कितना वेवलेंथ होगा, उस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा, लाइमन श्रेणी का वेवलेंथ कितना होता है, आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। यदि दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले में आ रहा है या इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन पहले में आ रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, लाइमन श्रेणी का वेवलेंथ कितना होता है, इस बेसिस पर आप लोग वेवलेंथ की गणना करते हो। तो डिफरेंट टाइप के श्रेणी को आपने देखा है ना, बताया ना कि इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती रहती है। जैसे जैसे ग्राउंड टू लोअर आएगा एनर्जी,
उसके फोटॉन निकलते रहते हैं, डिफरेंट स्तर होते हैं, आपने देखा इसको। और यह होता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसी भी एटम का जब भी कोई श्रेणी प्राप्त करना पड़े, कितना मुक्त हुआ एनर्जी का मान, है ना, इस लेवल से इस लेवल में आने पर यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कूदता है हाई टू लोअर और लोअर टू हायर, तो डेल्टा ए का मान क्या होता है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाता है, या एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आता है, तो क्या होता है डेल्टा ई का मान। इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हमने बोहर मॉडल में भी बताया था कि उस एनर्जी का जो डिफरेंस होता है डेल्टा ई बोला जाता है। डेल्टा ई हायर एनर्जी लेवल को क्या करते हो, माइनस करते हो लोअर एनर्जी लेवल में। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऊपर जाता है, उसकी एनर्जी का मान बढ़ता रहता है ना। तो यहाँ पर कितना ऊर्जा मुक्त किया, कितना ऊर्जा को उसने अवशोषित किया, इस फार्मूले के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। यदि इलेक्ट्रॉन को आप वेव की संज्ञा देते हो तो फिर लैम्डा का मान भी हम इसी फार्मूला के द्वारा क्या करते हैं, निकालते हैं। और फिर उसमें क्या होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 n2 क्या है इसके विषय में हमने बता दिया है। यदि लाइमन श्रेणी होगा तो n1 = 1 होगा, बामर श्रेणी होगा तो n2 = 2 होगा, पास्कल n1 = 3 होगा। जो भी श्रेणी है उसके लिए n1 का मान निर्धारित किया जाता है कि पहले श्रेणी में आ रहा है कि दूसरे श्रेणी में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। तीसरे में आएगा तो कहाँ से आएगा, जब भी आएगा अपने ऊपर से आएगा, चौथे से आएगा, पांचवें से आएगा, छठे से आएगा, तो उसकी एनर्जी को डेल्टा ई के द्वारा फाइंड कर लेते हैं और उसका वेवलेंथ निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आपने स्पेक्ट्रम और उसके श्रेणियों के विषय में आपने पढ़ लिया। अभी रिटेन आएगा आप लोगों का, हम रिटेन भी देते हैं आप लोगों को, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल टर्म भी दे देंगे जिसके बेसिस पर आप डेल्टा ई का मान किसी भी ऊर्जा स्तर में यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लाइट आ रहा है, ऊर्जा की मात्रा कितना मुक्त करता है, कितना अवशोषित करता है, उसकी गणना कर सकते हो। ओके, फिर लास्ट में आते हैं आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत शायद यही है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग यही है सर, हाइजेनबर्ग लिखते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या लिखते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजेनबर्ग कब दिया गया, 1927 में दिया गया। ओके, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक समीकरण प्राप्त किया, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड विद डेल्टा बी, यह किसके इक्वल हो सकता है, या इसका मान किससे अधिक हो सकता है, h/4πm। यह इन्होंने फार्मूला फाइंड किया कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड विद डेल्टा बी इक्वल टू या बराबर हो या अधिक हो, है ना सर, इसको ऐसे लिखो, ठीक, h/4πm। यह कौन सा सिद्धांत हो गया,
जब यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक माइक्रो पार्टिकल्स होता है, माइक्रो पार्टिकल्स है, क्योंकि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है और वेलोसिटी बहुत ही अधिक है, जिसके आधार पर डी ब्रोगली ने इसके अंदर ड्यूअल नेचर बताया और उसी बेसिस पर हाइजेनबर्ग 1924 के बाद 1927 में यानी 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हुआ, फॉलो हुआ और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। यदि हम स्थिति का ठीक निर्धारण करते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता पाई जाती है, यदि वेग का ठीक निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता पाई जाती है। मीन्स यह नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति इस वेग में यह स्थिति होगी या इस स्थिति में यह वेग होगा, है ना। और उसी आधार पर इन्होंने यह भी फाइंड किया था डेल्टा x इनटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर या इसको ग्रेटर कर दो h/4 पाई, है ना। और इसी को संवेग बोल दिया। p द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग को रिप्रेजेंट करता है। संवेग परिवर्तन और वेलोसिटी परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। यह किसने बताया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया था। अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी स्थिति इस स्थिति में इस वेग पर होगा या इस वेग में इस वेग से यदि मोशन कर रहा है तो इस स्थिति में होगा, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। इसी को हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में बताया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजेनबर्ग। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, यह जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी सिद्धांत पढ़े, अब उसके अनुसार यह दो भागों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यह क्या है, बोहर का ऑर्बिट है। बोहर ये क्या है, न्यूक्लियस है या बोहर का ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को भी फॉलो कर सकता है यदि पार्टिकल नेचर को वह शो कर रहा है। पार्टिकल नेचर ड्यूअल नेचर होता है, तो पार्टिकल नेचर को वह जब शो कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और यदि वह वेव नेचर को शो कर रहा है तो अब वह ऐसे कुछ मोशन करेगा, ऊपर नीचे आएगा जाएगा। ओके, इस प्रकार से वेव नेचर के भी गुण को वह क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। और डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई इक्वल टू ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने कितनी ऊर्जा की मात्रा को इमिटेट किया, जितना अधिक होगा लैम्डा का मान देखोगे उतना ही कम होगा, क्योंकि यह होता है Sc/λ। इससे लैम्डा का मान यदि आप बढ़ा दी तो डेल्टा ई का मान घट जाएगा, डेल्टा ई का मान अधिक होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। देखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों को सोमरफेल्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना है, फिर उसके बाद क्वांटम थियरी, जो कि मॉडर्न थियरी है, जिसके आधार पर किसी सेल के इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, वेलोसिटी, चक्रण स्पीड, कुछ ऑर्बिट, सब कुछ पता कर सकते हो, है ना। तो क्या हुआ, देखा आपने कि हमने जब एम बनाया तो उसमें क्या हुआ, एम को जब हमने फॉलो किया, साइंटिस्टों ने फॉलो किया, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती गई, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। फिर हमने क्या किया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फाइंड कर लिया। यही होता है, क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। कहीं एम शुरू करते हो, कोई एम उद्देश्य से बनाते हो अपना, है ना।
तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और गलतियों से ही आदमी क्या करता, सीखता है। इसमें क्या मिस्टेक रह गया, क्या कमियां रह गई, फिर आप लोग देख रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो थॉमसन का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर उसके बाद नील्स बोहर का मॉडल आया, फिर उसमें भी कुछ कमियां आई, फिर उसके बाद डी ब्रॉगली ने कुछ इलेक्ट्रॉन के विषय में बताया, फिर हाइजेनबर्ग के निश्चितता का सिद्धांत आपने पढ़ा। धीरे धीरे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इन नेक्स्ट हम लोग फिर से मिलते हैं क्वांटम थियरी पढ़ने के लिए। यदि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि नहीं समझ में आया तो फिर मैसेज कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स।